वो जो जेईई मेंस का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। अब भले ही हम जे एडवांस की बात करें कि जे एडवांस के लिए तैयार होना चाहिए, पर जेईई मेंस का जो एग्जाम आ रहा है उसको तो बढ़िया करना ही करना है। तो जिन भी बच्चों को इस समय बढ़िया करने का, अब ये नहीं कि पूरा कोर्स रिवाइज करें, 8-8 घंटे 10-10 घंटे की क्लासेस देखें। अब थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि किन टॉपिक्स का कितना वेटेज है और उसके हिसाब से अब चीजों को देखना चाहिए। अब हमें स्ट्रेटेजाइज तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं जब देख रहा था जेईई मेंस का इसी साल का जनवरी अटेम्प्ट, तो मैंने देखा कि एक चैप्टर ऐसा है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ने अपना पूरा वर्चस्व फैलाया हुआ है, अपनी पूरी ऑडेसिटी रखी हुई है, यानी हर जगह वो दिखाई दे रहा है। और जब मैंने पिछले सालों के पेपर देखा तो मैंने देखा कि यार ये तो सेम ही पैटर्न हो रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा ही हो रहा है। और साथ ही साथ जो उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं जो जेईई मेंस में, उनका एक तरीका है, एक पैटर्न है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया कि मैं उस नॉलेज को आपको देना चाहता हूं, पर मैं सीधे सीधे कहूं कि ये याद कर लो तो वो खत्म हो जाएगा। मैं जो सवाल इस बार जनवरी अटेम्प्ट में आए थे उनमें उनका और उनके आसपास की क्या क्या चीजें आपको पता हो, तो आप अप्रैल अटेम्प्ट में आपका जो जेईई मेंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल गारंटी से सही करेंगे, ये तो मैं पक्के से कह सकता हूं। तो ये आधा घंटा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो शायद एक बात पक्की कि 2 से 3 सवाल जो आने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वो आपके सही होने वाले। ना केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी के, कैपेसिटर के जो सवाल है वो भी रेजिस्टेंस के साथ जुड़ के आए हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्योर जो सवाल आए हैं, पहले मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। चलिए फिर अब हम लोग मीटर ब्रिज समझते हैं। मीटर ब्रिज पर बेस्ड क्या क्या प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उन पर भी हम बात करेंगे। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उस पर भी बात करेंगे। मीटर ब्रिज में क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस करने से किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से ध्यान देंगे और उनको याद रखेंगे। ठीक है, तो मीटर ब्रिज समझने की कोशिश करते हैं। मीटर ब्रिज का आइडिया आप लोगों को पहले से होगा, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। मीटर ब्रिज का जो सेटअप होता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वायर येलो वाला है, इसे मीटर ब्रिज वायर बोलते हैं। जनरली इसकी रेजिस्टिविटी हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है, मतलब एक ही मटेरियल का वायर रखना पड़ेगा, और इसे मीटर ब्रिज बोलते हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये वायर हम यूनिफॉर्म लेंगे एंड रेजिस्टिविटी इस वायर की कांस्टेंट लेंगे, लेंथ 1 मीटर होगी। अब इस वायर में जो जो चीजें होंगी वो मैं निकाला जा सकता है। अगर मान लो इस वायर का मुझे रेजिस्टिविटी दे दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दी, लेंथ दे दी, तो ये टोटल रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया से। अब इतना तो हम सभी को आइडिया होगा कि मीटर ब्रिज का जो यूज होता है वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने कुछ रेजिस्टेंस लगाए हैं R1 और R2, है ना। ये जो सेटअप है वो मीटर ब्रिज कहलाता है। अब ये सर आपने ये बॉक्सेस क्यों लगा रखे हैं? बेटा ये बॉक्सेस जो हैं वो कंडक्टिंग बॉक्स हैं। इनको मोटा जानकर इसलिए दिखाया गया है कि मैं आपको ये चीज बता सकूं, क्योंकि इन कंडक्टिंग ब्लॉक्स को अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ज्यादा रखेंगे तो R इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया से, एरिया जितना ज्यादा रखेंगे रेजिस्टेंस इनके क्या होंगे, उतने कम होंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि इन कंडक्टिंग ब्लॉक्स का रेजिस्टेंस सर्किट में अब लगभग निग्लिजिबल हो, है ना। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं। बाकी कंडक्टिंग लेना पड़ेगा जिससे कि करंट फ्लो हो सके और सर्किट कंप्लीट हो सके, अदरवाइज तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इन ब्लॉक्स का मोटा होने का रीजन बस इतना ऐसा है कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखा जा सके एंड उनकी रेजिस्टेंस लगभग निग्लिजिबल की जा सके। ठीक है, अब जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मीटर बेस पर बेस्ड ही क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने अननोन रेजिस्टेंस को मेंशन नहीं किया था कि लेफ्ट साइड लगाया जाए या राइट साइड लगाया जाए। तो वहां पर क्या था, अपने को खुद से एक आइडिया लगाना था, और जो हमारी रियल लाइफ में हम फिजिक्स की लैब में इस मीटर बेस पर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जनरली क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस को लेफ्ट साइड लगाते हैं और नॉन रेजिस्टेंस को राइट साइड लगाते हैं। हालांकि ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि हमेशा अननोन रेजिस्टेंस को लेफ्ट में लगाएंगे और नॉन रेजिस्टेंस को राइट में लगाएंगे। जेईई मेंस में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी पूछी गई हैं जहां पर अननोन रेजिस्टेंस को राइट में लगा दिया गया है। बट जनरली क्या होता है, जो हमारे रियल लाइफ में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें अननोन रेजिस्टेंस को हम लेफ्ट में लगाते हैं और नॉन रेजिस्टेंस को हम राइट में लगाते हैं। ठीक है, तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, उसको आप याद रख सकते हो। दूसरी बात, अब ये वर्क कैसे करता है,
ठीक है, तो उस पर भी हम देख लेते हैं। होता क्या है, इस तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, इन दो बॉक्सेस के बीच में लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इन दो बॉक्सेस के बीच में राइट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पर कंडक्टिंग ब्लॉक्स लगा दिए, यहाँ पर भी एक कंडक्टिंग ब्लॉक्स था, और इस नीचे वाले सर्किट से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही जोड़ा, करंट वगैरह फ्लो हुआ पूरे सर्किट में, जो भी करंट फ्लो हुआ होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, बट यहां पर क्या होता है, इस बॉक्स और एक यहां पर जॉकी होता है, उसके बीच में एक अमीटर या गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और जॉकी इसलिए लगाते हैं जिसको हम इस वायर पर, जो हमारा मीटर ब्रिज वायर है, उस पर उसको क्या कर सके, स्लाइड कर सके। ठीक है, तो जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और मुझे इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी, ये मेरे को पता थी। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एमीटर लगा हुआ था। जब मैंने जॉकी को स्लाइड किया तो पता लगा कि नल पॉइंट यहां से एल दूरी पे मिला। जब जॉकी को यहां से फिट किया तो मुझे देखा कि इस गैल्वेनोमीटर या एमीटर में जो रीडिंग है करंट की, वो क्या हो चुकी है, 0। यहाँ पर हो सकता है एक ही जगह गैल्वेनोमीटर भी हो, तो उसको आई ऑफ जी क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही मुझे यहाँ पर रीडिंग दिख गई कि इस एमीटर में रीडिंग 0 आ चुकी है, तो मैं समझ गया कि इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्ड मुझे नल पॉइंट मिल गया है या बैलेंसिंग लेंथ मिल चुकी है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ मिली L, तो जैसा कि ये पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L। ठीक है, जैसे ही नल पॉइंट मिला तो मुझे ये L पता लग गया, और ये बची हुई लेंथ भी पता लग गई, टोटल लंबाई तो हमें पता ही थी। तो मैं इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में मैं ले लेता हूं लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर। तो इतने से रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक के रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, और इतने से यहां से यहां तक के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा 100 माइनस एल। जैसा कि हमें पता है, जैसे हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिला या नल पॉइंट मिला, तो हमें पता है ये बैलेंस्ड वी ट्विस्टोन ब्रिज की तरह ट्रीट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन इस रेजिस्टेंस का रेशियो। तो कैलकुलेशन करते हैं, क्या आएगा, R1 अपॉन ये रेजिस्टेंस दैट इज लैम्डा एल इज इक्वल टू R2 अपॉन ये रेजिस्टेंस दैट इज R2 अपॉन 100 माइनस एल इंटू लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा उड़ जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी R1 अपॉन एल इज इक्वल टू R2 अपॉन 100 माइनस एल। तो एक फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले पर काफी सारी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। हो सकता है तुमको इस नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ ली जाए और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ दे दी जाए। तो इनमें से R1, R2 और L में से कोई दो नॉन होंगे, एक तीसरा अननोन होगा, और उसको हम निकाल सकते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम और भी बन सकती है, मान लो मुझे अननोन रेजिस्टेंस के बारे में उसकी लंबाई दे दी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया या रेडियस दे दिया, ठीक है, और उसकी रेजिस्टिविटी पूछ ली। तो अगर मान लो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, तो उसका लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया से उसकी रेजिस्टिविटी भी बता सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती है। अगर इस मीटर वेज वायर को हमने यूनिफॉर्म लिया है एंड मटेरियल सेम रखा है थ्रू आउट द वायर, मतलब रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो समझिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर मान लो यहां पर जब मैंने ये सेटअप बनाया था, तो मैंने यहां पर हो सकता है वायर को ऐसे लपेट दिया हो, इस साइड भी और इस साइड भी, तो कुछ लंबाई जो सच्चाई में 1 मीटर की वायर थी, तो हो सकता है कुछ लंबाई इधर लिपट चुकी हो, कुछ लंबाई इधर लिपट चुकी हो, तो एक एंड करेक्शन आ जाएगा। अगर एंड करेक्शन इस जगह पर इवन था, एंड करेक्शन लेफ्ट साइड इवन था, एंड करेक्शन, और राइट साइड पर एंड करेक्शन E2 था, एंड करेक्शन, और इसी R1 R2 के करस्पॉन्ड अभी इधर बैलेंसिंग लेंथ L आ रही है, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L होगी। तो हम इसी L को अब क्या लिखेंगे, L प्लस E1, अगर एंड करेक्शन को कंसीडर करना है। तो यही लेंथ अब हमारे लिए हो जाएगी, जब एंड करेक्शन को कंसीडर करना है, तो इधर वाली बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी L1 नहीं, L प्लस E1, ठीक है, और इधर वाली लेंथ हो जाएगी बेटा 100 माइनस L प्लस E2। बाकी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन इस रेजिस्टेंस का रेशियो। बट यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर L प्लस E1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का E2 आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा तो उड़ना ही है। तो एंड करेक्शन दे रखा हो तो एक एंड करेक्शन वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी एक पॉइंट था जिसको आपको नोट करना था, जैसा कि अभी एनिमेशन ने बोला था। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट कैसा बन सकता है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। अगर R1 और R2 को फिक्स रखा जाए और नीचे वाले सर्किट में कुछ कुछ चेंजेस किए जाए, तो नीचे वाले सर्किट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम बैटरी में कुछ चेंज कर दें, इस इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज कर दें,
इस वायर के मटेरियल में कुछ चेंज कर दें, या फिर इस वायर के क्या नाम है उसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दें, मतलब कम कर दें या ज्यादा कर दें, मतलब वायर को पतला कर दें या मोटा कर दें, तो इस R1 R2 के फिक्स होने पर नल पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, अगर R1 और R2 फिक्स्ड हैं और अगर हमें पहले R1 यहां पर था और R2 यहां पर था, इनको चेंज नहीं किया, तब बैलेंसिंग लेंथ मुझे L मिली थी। अब मैंने क्या करा, इस पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज वायर में अगर मैंने इसको मोटा कर दिया या पतला कर दिया या मटेरियल चेंज कर दी, रेस्टिविटी रो से 2 रो कर दी, तो बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले ये रेजिस्टेंस R1 था, ये R2 था, ये अननोन था, ये नोन था, तब बैलेंसिंग लेंथ मुझे L मिल रही थी। ठीक है, अब क्या करा, अभी भी ये R1 ही है, ये R2 ही है, मतलब ये फिक्स्ड रखे हुए हैं। अब हमने क्या करा, इस वायर को मोटा कर दिया, एक बार पतला कर दिया, एक बार रेजिस्टिविटी पहले रो थी, अब 2 रो कर दी, 3 केसेस ले लिए, है ना, या रो बाई 2 कर दी, बट रखा यूनिफॉर्म एंड थ्रू आउट द वायर रेजिस्टिविटी को रखा कांस्टेंट, बट रो भी चेंज किया मैंने या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज किया, तो बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंसिंग लेंथ अभी भी इन R1 R2 के करस्पॉन्ड कितनी आने वाली है, L ही आने वाली है। सर क्या V0 और R0 को चेंज करने से फर्क पड़ेगा बैलेंसिंग लेंथ पर? नो, V0 और R0 को भी चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी हम इसका डेरिवेशन यहां तो मैं कराकर नहीं दे सकते हैं, आप लोग के लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्सेप्ट को रटी लो और अपने क्लास नोट्स में नोट भी कर लेना, है ना। तो मेरे ये दूसरा पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी चीज, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से, एक तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग जो नल पॉइंट आता है वो किस तरीके से लिखते हैं रिलेशन, वो भी बता दिया। दूसरा एंड करेक्शन को कंसीडर करने के लिए बोला जाए तो ये बैलेंसिंग लेंथ L प्लस E1 हो जाएगी, इधर वाली 100 माइनस L प्लस E2 हो जाएगी। तब यहाँ पर अगर रिलेशन आएगा एंड करेक्शन के बाद, वो आएगा R1 अपॉन L प्लस E1 इज इक्वल टू R2 अपॉन 100 माइनस L प्लस E2। ठीक है, तो ये इस तरीके का रिलेशन है। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर R1 R2 के करस्पॉन्ड बैलेंसिंग लेंथ L थी, उसके बाद मैंने इस वायर में या बैटरी में या इंटर रेजिस्टेंस में कोई चेंज किया, तो क्या बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी? तो आंसर होगा नो। अगर R1 R2 पहले से फिक्स्ड है और बैलेंसिंग लेंथ L मुझे पता लग चुकी है और हमने चेंज किए, चाहे इस वायर में, चाहे इस बैटरी में, चाहे इसके इंटर रेजिस्टेंस, तो बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए, सपोज यहां पर इस R1 R2 की करस्पॉन्ड बैलेंसिंग लेंथ L दूरी पे मिल रही थी, अगर इस जॉकी को मैं इधर शिफ्ट करूं, नल पॉइंट से लेफ्ट में शिफ्ट करूं, तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट किधर जाएगा? अगर नल पॉइंट से जॉकी को राइट में शिफ्ट करूं तो करंट किधर जाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी नल पॉइंट से मैं लेफ्ट साइड को इस जॉकी को शिफ्ट करूंगा, तो जो एमीटर में करंट की दिशा होगी वो बॉटम टू टॉप होगी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। मैंने क्या बोला, नल पॉइंट सपोज पहले ग्रीन वाले पॉइंट पर था, यहां पर था, अब मैंने नल पॉइंट पता कर लिया, अब उसके बाद इस जॉकी को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो पूछा जाए कि इस एमीटर में करंट की दिशा किधर होगी, नीचे से ऊपर होगी या ऊपर से नीचे होगी? तो जब तुमने लेफ्ट में शिफ्ट किया होगा तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, याद रख सकते हो। अगर नल पॉइंट से राइट में जॉकी को शिफ्ट किया है तो करंट ऊपर से नीचे आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जिनको आपको याद भी रखना पड़ेगा और चाहो तो अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसे क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो 27 Jan 24 में आया हुआ था, ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस √7 × 10⁻⁴ मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। ठीक है, व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 इज कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट गैप बाय यूजिंग ए रेजिस्टेंस बॉक्स, ओके, द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज R × 10⁻⁷। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम मैं अलग से नहीं बनाऊंगा, यहीं से देखिए क्या क्या दे रखा है, तो बाकी चीज को मैं अब हटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, काम की चीज हमने लिख ली है अब, क्योंकि इसी डायग्राम से मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो 2 मिनट का टाइम लीजिएगा। ये V0 था, ये R0 था, ये इधर रेजिस्टेंस R1 था, इधर रेजिस्टेंस R2 था। जैसा कि उसने बोला क्वेश्चन में, राइट साइड जो वायर था, राइट गैप में जो हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा था, उसका लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है और उसी की रेजिस्टिविटी के बारे में कमेंट करने के लिए पूछा है, और लेफ्ट साइड में 4.5 ओम था और बैलेंसिंग लेंथ हमें कितनी मिल रही है बेटा? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड।
ठीक है, लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड पर हमारा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितना है, 4.5 है। ये रेजिस्टेंस जो R2 होगा वो रोएल अपॉन एरिया होगा, लेंथ और रेडियस दे रखी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ दे रखी है, एरिया तुमने यहां से निकाल लेना है, रेजिस्टिविटी पूछी है तो पहले R2 निकाल लो, उसके बाद रेजिस्टेंस। फिर लेफ्ट हैंड से इस R1 और R2 के करस्पॉन्ड बैलेंसिंग लेंथ हमें कहां पर मिली, यहां से 60 सेंटीमीटर पर। एक बार कंफर्म कर लेता हूं, 60 सेंटीमीटर पर। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। तो बची हुई लेंथ बेटा कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें पता है नल पॉइंट मिल चुका है तो इसमें करंट क्या हो चुका होगा, 0। तो ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं 4.5 ओम अपॉन 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू, यहाँ पर सर लेंथ की लिखी जैसा कि हमने डेरिवेशन किया था तो यहाँ पर L इंटू लैम्डा आता है, लैम्डा दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाता है। दूसरी साइड लिखेंगे R2 अपॉन बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 40। तो यहां से R2 आ जाएगा। R2 आते ही आप यहाँ पर R2 की जगह वैल्यू पुट करना, L दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी पूछा था, सॉल्व कर देना। अब मैं कैलकुलेशन करने तो नहीं बैठा हूं, आप लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। मेरा मतलब था बस कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, हमारा आज का मकसद बस इतना है। और पूरा करंट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सर्किट आपको सॉल्व करने आते ही होंगे। और इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड जो प्रॉब्लम थी उन पर ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरा और एनएमएस सर का जो डिस्कशन हुआ उसमें उनका यही बोलना था कि हम कम टाइम में बच्चे के ज्यादा मार्क्स कैसे दिला सकते हैं कम टाइम में, लास्ट के मोमेंट पर। तो वो ही हमने कोशिश की है कि हमें पता लगा कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में और वोल्ट मीटर पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लस मीटर ब्रिज पर काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वही हमने यहाँ पर ले रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्या बनता है। हालांकि मीटर ब्रिज का नहीं है, देखते हैं क्या क्वेश्चन। Wheatstone bridge principle is used to measure the specific resistance S1 of a given wire having length L, radius R. If X is the resistance of the wire, then the specific resistance is. If the length of the wire gets double, then the value of specific resistance. Specific resistance जो उन्होंने define किया है वो ये उस resistance का X है, X is the resistance है उस wire का, और pi r square upon L। तो हमें पता है कि resistance जो होता है बेटा वो rho L upon area होता है। तो अगर मैं रो को लिखूं तो वो लिखूंगा R इंटू एरिया अपॉन L, और एरिया को मैं लिख सकता हूं पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन L। तो देखिए जो उन्होंने S1 लिखा था क्या वो सच्चाई में रजिस्टिविटी है? रजिस्टिविटी तो है R पाई आर स्क्वायर अपॉन L। उन्होंने इस रजिस्टर को X से डिनोट किया है उसी वायर के, और उसी वायर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को S1 से डिनोट किया है। ठीक है, तो उसने बोला इफ द लेंथ ऑफ द वायर गेट्स डबल then the value of specific resistance will be, specific resistance मतलब resistivity, और resistivity is the property of material। अगर आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है, उसकी डायमेंशन चेंज किया है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पहले जब लेंथ L नहीं होगी तब S1 थी, अब लेंथ डबल कर दी तब भी S1 ही रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ना कि डायमेंशंस, है ना, डायमेंशंस से इंडिपेंडेंट होती। लंबाई आधी कर दे, डबल कर दे, कुछ भी कर दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दे, S1 यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि S1 जो है उन्होंने दूसरी फॉर्मेट में लिखा है, बट S1 देखा जाए तो क्या है, ये रेजिस्टिविटी है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन ए मीटर ब्रिज व्हेन ए रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ohm एंड द अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर on shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes y। ठीक है, तो वापस मैं उसी डायग्राम में जा रहा हूं। चलो मैं डायग्राम बना देता हूं। यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से कुछ गैल्वेनोमीटर है, ये मीटर ब्रिज वायर है। ठीक है, जॉकी इस तरीके से मूव करेंगे नल पॉइंट फाइंड करने के लिए, और इस सेटअप का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट गैप में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, राइट गैप में मुझे नहीं पता कितना था, मान लो यहाँ पर R2 था। ठीक है, और हमें बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल रही थी, यहां से 40 सेंटीमीटर दूरी पे मिल रही थी, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी बेटा, 60 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो R2 तो हम निकाल सकते हैं 2/40 इज इक्वल टू R2/60, 0 से 0 उड़ जाएगा। ठीक है, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम आ गई। ठीक है, तो R2 की वैल्यू तो 3 ओम आ गई, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी देखिए 3 ओम। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम। तो अननोन रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर उन्होंने राइट में लगाने के लिए बोला, इसी एग्जांपल की मैं बात कर रहा था। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि नॉन रेजिस्टेंस को लेफ्ट में ही लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पर उन्होंने राइट में भी लगा रखा है, तो आप लोग समझ सकते हो, बट कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए।
अब उसने बोला कि इस अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने निकाली थ्रू आई, उसके साथ एक शंट लगा दिया। लेट वो शंट कितना था, एस रेजिस्टेंस का था। तो बैलेंसिंग लेंथ कितने से चेंज हो जाएगी और इस शंट की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। ठीक है, तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो इन दोनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 2 अपॉन 5 मींस 1.2 ओम। अब बैलेंसिंग लेंथ मान लो कितनी आ गई हमारी, एल फाइनल आ गई। तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी बेटा, 100 माइनस एल फाइनल होगी। ठीक है, वही सेम चीज जैसे ही नल पॉइंट मिला, इसमें वाले गैल्वेनोमीटर में करंट की रीडिंग 0 हो जाएगी। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रिज के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेशियो। तो क्या लिखेंगे आगे चलकर, 2 अपॉन एल फाइनल इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 100 माइनस एल फाइनल। ठीक है, तो यहां से हम लोग एल फाइनल को सॉल्व कर सकते हैं। एल फाइनल सॉल्व होकर आ जाएगा, तो 1.2 एल फाइनल इज इक्वल टू 200 माइनस 2 इंटू एल फाइनल। ठीक है, तो यहां से 3.2 एल फाइनल इज इक्वल टू 200, तो एल फाइनल की वैल्यू यहां से सॉल्व होकर आएगी 62.5 सेंटीमीटर। तो जब हमने अननोन रेजिस्टेंस को शंट कर दिया 2 ओम से, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी 62.5, और पहले कितनी थी 40 सेंटीमीटर। तो उसमें वाला शंट लगाने के बाद कितनी से बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी, तो 62.5 माइनस 40 दैट इज 22.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इजी सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए मीटर ब्रिज वायर इज स्मॉल आर। जैसे हमने डेरिवेशन करते टाइम इसको लैम्डा लिया था, इन्होंने स्मॉल आर दे रखा है। विद एक्स ओम रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गेम, बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट end is at 40 centimeter with 25 ohm resistance in right gap. Now the wire is replaced by another wire of 2R resistance per centimeter. The new balancing length of 4 same setting will be. क्या मैंने अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, अगर R1 R2 एक अननोन रेजिस्टेंस एक नॉन रेजिस्टेंस के करस्पॉन्ड बैलेंसिंग लेंथ L आती है, और वायर जो मीटर ब्रिज वायर होता है या बैटरी जो नीचे लगी होती है और उसका रेजिस्टेंस होता है, उसमें कुछ चेंजेस करें, ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले बैलेंसिंग लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर पे थी, अब उस वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर को चेंज करके 2R कर दिया गया, तो बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एक क्वेश्चन डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाते अगर आपने मेरे इस लेक्चर को सही से सुना है और उसको याद रखा है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए बोला था उसी पे बेस्ड था। नेक्स्ट हम देखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोगों को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एज ए अमीटर और एज ए वोल्ट मीटर, उस पर बेस्ड भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत इजी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको एक बार समझ लेते हैं, हालांकि आप लोगों को आइडिया भी होगा इसका पहले से, फिर भी समझ लेते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें जो करंट गया वो मान लो IG था और इसका खुद का रेजिस्टेंस जो था वो RG था, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड करंट इन गैल्वेनोमीटर। IG वो करंट है जो मैक्सिमम करंट वो गैल्वेनोमीटर झेल सकता है। अगर आपने इस वैल्यू से ज्यादा करंट इसमें पास कराया तो गैल्वेनोमीटर के तोते उड़ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम पॉसिबल करंट जो कि हम गैल्वेनोमीटर में पास करा सकते हैं दैट इज IG। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर को हम जब अमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं एंड गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो क्या होगा, अमीटर को इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, इस तरीके से बॉक्स में A बनाकर रखा जाएगा, ठीक है, और वोल्ट मीटर को इस तरीके से बॉक्स में B बनाकर रखा जाएगा। हम सब जानते हैं अमीटर करंट मेजर करने के काम आता है एंड वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सब्सटेंस मेजर करने के काम आता है। तो जब भी हमें MCG मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें पता है हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं S। शंट करने का मतलब ही होता है पैरेलल में। तो जब भी हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी है S। और ये जो रेड बॉक्स बना रखा है, ये पूरा बॉक्स ही जो होता है वो अमीटर है, और इस पूरे बॉक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं एक्चुअली, जो मैंने यहां पर पहले बना रखा था। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे शंट, ठीक है, जैसे हम शंट करना बोलते हैं, तो ये पूरा सेटअप क्या बन जाएगा, अमीटर। ठीक है, अब देखिएगा क्या कैलकुलेशन होती है। सपोज
इस अमीटर में जो करंट जा रहा था वो आई था, ठीक है। हमें पता है गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट हम आईजी भेज सकते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ इधर से आई आया, इधर आईजी चला गया, तो इसमें कितना गया होगा बेटा, आई माइनस आईजी गया होगा, ठीक है। तो यहां से हमें रिलेशन निकालना है कि इस अमीटर की रेंज कितनी होगी, इसकी औकात कितनी होगी कि मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है। तो वो मैंने लिया आई था, उस आई की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होना पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं आईजी इंटू इसका रेजिस्टेंस बेटा हमने कितना लिया था, आरजी, आईजी इंटू आरजी इज इक्वल टू, इसमें करंट कितना गया, आई माइनस आईजी, और इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा बेटा आई माइनस आई जी इंटू एस। जैसा कि मुझे चाहिए था आई, तो यहां से हम लिख सकते हैं आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। आई चाहिए था, ये वाली टर्म इधर ले आओ, तो आई जी इंटू आर जी प्लस आई जी इंटू एस अपॉन एस, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट जो कि इस अमीटर से मेजर की जा सकती है। अगर मैं गैल्वेनोमीटर ये वाला लेता हूं जिसमें रेजिस्टेंस आरजी है एंड उसमें मैक्सिमम करंट आईजी जा सकता है, और उसके पैरेलल में शंट जो लगाया था वो एस वैल्यू का है, तो ये अमीटर कितनी मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, दैट इज आईजी आरजी प्लस आईजी इंटू एस अपॉन एस। इसको आप चाहो तो इस तरीके से ये सेटअप याद रखो, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना, बट फॉर्मूला मुझे नहीं लगता रटने की जरूरत है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर की मैकेनिज्म जो होती है वो देख सकते हैं, किस तरीके से किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो हमने समझी। नेक्स्ट, जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को इसका रेजिस्टेंस आरजी था, तो जब भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो उसके सीरीज में, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पर छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं। शंट की वैल्यू यहाँ पर जो होती है वो छोटी होती है जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रेंज हम बढ़ा सके। दूसरा, इसकी भी रेंज बहुत छोटी होती है वोल्टेज मेजर करने के लिए, इसलिए हमें ऐसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते टाइम हम इसके सीरीज में, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिससे कि इसकी रेंज बढ़ सके। सपोज इस पूरे सेटअप को वोल्ट मीटर बोलते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट है। ये जो रेड वाला बॉक्स है ना, ये रेड वाला बॉक्स है, वो ये वोल्ट मीटर है। उसमें होगा क्या क्या, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, उसके ही सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ। राइट, इस वोल्ट मीटर में करंट कितना गया, आई, ठीक है। तो ये करंट इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी रीड करेगा, तो मान लो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो V था, ठीक है। तो V की वैल्यू हम लिख सकते हैं बेटा I इंटू आर जी प्लस आई इंटू आर। जैसा कि हमें पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट इन गैल्वेनोमीटर होता है वो IG हो सकता है, तो I की वैल्यू क्या हमें IG के इक्वल ही रखनी पड़ेगी। तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं IG इंटू आर जी प्लस आई जी इंटू आर। तो यहां से आई जी कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा आर जी प्लस आर। दिस इज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। इससे बड़ी वैल्यू आप इस वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते हो। ऐसा वोल्ट मीटर जिसमें गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ था उसका रेजिस्टेंस आरजी है एंड उसमें मैक्सिमम करंट जो जा सकता था वो आईजी है, और उसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया था वो आर है। तो जो उससे वोल्ट मीटर बना, उससे जो हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस, वो होगा आईजी ब्रैकेट में आरजी प्लस आर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि शंट की वैल्यू हम इसलिए छोटी रखते हैं जिससे कि ये जो आरजी है और एस है, आरजी और एस है, ये दोनों पैरेलल में जो हैं, तो उसकी वजह से जो आर इक्विवेलेंट आता है, तो दो रेजिस्टेंस से पैरेलल में होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट दोनों में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। तो हम जानकर क्या करते हैं, इस शंट की वैल्यू को बहुत छोटा रखते हैं जिससे कि इस पूरे अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा आए, जिससे कि हम जब भी किसी सर्किट में अमीटर को यूज करके करंट मेजर करने की कोशिश करें तो वो सर्किट में कोई चेंजेस ना मिले, बहुत बड़े चेंजेस ना मिले। जो मालूम पड़ा कि हमारा सर्किट ही चेंज हो गया, बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया मीटर के फॉर्म में, ठीक है, तो पूरा सर्किट ही चेंज हो जाएगा, तो हमारी सारी कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि जब भी गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम शंट जो लगाते हैं उसकी वैल्यू बहुत छोटी रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इस पूरे अमीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो ओवरऑल क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके, ठीक है। और आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है जनरली, उसका रेजिस्टेंस जनरली क्या लेने की कोशिश करते हैं, 0, ठीक है। तो हम अमीटर का
रेजिस्टेंस, दो टाइप के मीटर होते हैं, एक तो आइडियल, दूसरा नॉन आइडियल। ठीक है, आइडियल रेजिस्टेंस मतलब आइडियल रेजिस्टेंस होगा तो उसका रेजिस्टेंस आरए बोल दे रहा हूं, तो वो होगा 0। नॉन आइडियल होगा तो उसका आरए नॉन जीरो होगा और उसको हम जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको सॉल्व करके सर्किट में सॉल्व कर लेंगे। अब जब भी अमीटर की रीडिंग कहीं पर निकालनी हो और अमीटर हमारा आइडियल दे रखा हो, तो हमेशा याद रखना जब भी अमीटर को कहीं पर भी लगा रखा है और बोला गया कि इस अमीटर से कितना करंट पास होगा और बोल रखा है अमीटर जो है वो आइडियल है, तो आइडियल अमीटर है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू कितना होगा, 0 होगा। तो उस अमीटर को हम सिंपल कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0, और सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। तो जिस ब्रांच में अमीटर लगा था उस ब्रांच में कितना करंट गया वही उस अमीटर से पास हुआ, वही रीडिंग ऑफ अमीटर होगा। ठीक है, अगर नॉन आइडियल होगा तो उस अमीटर को हटाकर हम वहां पर उतना ही रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर था। क्लियर है मेरे पॉइंट? बाकी सर्किट जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करके उस ब्रांच में करंट निकालेंगे जिस ब्रांच में अमीटर लगा था, वही हमारी रीडिंग ऑफ अमीटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें भी दो केस बनते हैं। वोल्ट मीटर भी दो टाइप के हो सकते हैं बेटा, एक तो आइडियल दूसरा रियल मतलब नॉन आइडियल। तो जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आइडियल वो होता है टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, और नॉन आइडियल होगा उसका वैल्यू दे रखा होगा वो नॉन जीरो। तो जब भी आइडियल वोल्ट मीटर दे रखा हो और मुझे बोल रखा है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो जहां पर भी वोल्ट मीटर लगा है और वो आइडियल है तो उस वोल्ट मीटर की जगह ओपन सर्किट कर दो और बाकी सर्किट को सॉल्व कर लो। तो जिन दो पॉइंट्स पर वोल्ट मीटर के ये वाले एंड्स लगे थे, ठीक है, तो वहां पर यहां पर क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया मैंने, शॉर्ट नहीं ओपन कर दिया, ऐसे ओपन कर देंगे। इस वोल्ट मीटर को अगर मैं हटाना होता और आइडियल होता तो मैं ऐसे कर देता वोल्ट मीटर की जगह। ठीक है, और बाकी सर्किट को सॉल्व कर मैं इस वोल्ट मीटर के एंड्स पर पोटेंशियल पता करता और फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस देख लेता। पोटेंशियल डिफरेंस जो आता इन दो पॉइंट्स के एंड पर वही हमारा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होता। सर अगर मान लो नॉन आइडियल वोल्ट मीटर होता तो नॉन आइडियल वोल्ट मीटर में उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा होगा, तो वोल्ट मीटर का हटाओ, जितना रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का दे रखा था वहां पर उस सर्किट में जोड़ो, सर्किट को सॉल्व करो, वापस से इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इस पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। A galvanometer having coil resistance 10 ohm shows a full scale deflection for a current of 3 milliampere. For it to measure a current of 8 ampere, the value of shunt should be. तो अभी अमीटर का कन्वर्जन देखा था हमने, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में देखा था। जब ये गैल्वेनोमीटर था तो इसमें इसका कुछ रेजिस्टेंस Rg रहा होगा, इसकी जो रेंज है वो Ig रही होगी। तो उसने बोला गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम, तो ये वैल्यू बेटा 10 ओम दे रखी है इसकी रेजिस्टेंस की, और इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना दे रखा है, 3 मिली एम्पियर दे रखा है। फॉर इट टू मेजर ए करंट ऑफ 8 एम्पियर द वैल्यू ऑफ शंट, तो हमें पता है कि इसमें 3 मिली एम्पियर जा रहा है। अगर हमें इसकी रेंज बढ़ानी है तो इसके पैरेलल में एक शंट लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। ठीक है, अब मैंने शंट लगा दिया। अब पहले जो इसमें करंट IG जा रहा था, अब वो I कितना हो गया है, ये पूरा बॉक्स है, पहले इसमें कितना जा रहा था IG, इसमें तो IG जाएगा, तो अब I हम कितना करना चाहते हैं, 8 एम्पियर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें 3 मिली एम्पियर ही जा रहा है तो बचा हुआ करंट इस शंट से गया होगा, तो बचे हुआ करंट कितना होगा, 8 माइनस 3 इंटू 10 की पावर -3 करंट गया होगा। अच्छा, इसमें करंट पता है, मुझे शंट की वैल्यू चाहिए, तो इसमें करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ। जो पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा वही इस शंट के अक्रॉस होगा। यही करके हमने कैलकुलेशन भी की थी, तो मैं लिख सकता हूँ, या फिर आप चाहो तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इन रेजिस्टेंस में जो करंट जाता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाता है, उससे भी कर सकते हो डायरेक्टली। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि पता है कि पहले जब ये शंट नहीं लगा था तो इसमें करंट 3 मिली एम्पियर जा रहा था, अब मैंने शंट लगाकर इसमें करंट कितना पास करना चाहता हूँ, 8 एम्पियर। तो कितना शंट की वैल्यू लगानी पड़ेगी वो हमसे पूछी गई थी, तो मैंने ये तो कंफर्म है मुझे यहाँ से 8 एम्पियर भेजना है, बट इसमें तो 3 मिली एम्पियर ही जाएगा, बचा हुआ करंट इसमें चला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस इक्वल कर दो, क्या मिलेगा, 3 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर को मैं एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर सॉरी गैल्वेनोमीटर आ गया, इज इक्वल टू इसमें जो करंट गया है वो 8 माइनस 3 इंटू 10 की पावर -3 गया
इंटू शंट की वैल्यू एस थी। एस यहाँ से सॉल्व करना, तो सॉल्व करके जो भी आएगा सॉल्व कर 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 8 माइनस 3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये सॉल्व होकर अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 3.75 इंटू 10 की पावर -3 ओम, या फिर 3.75 मिली ओम, है ना। तो इस तरीके से भी आंसर देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। इजी सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ चुके होंगे। मेरा यहाँ पर कोई हाई फाई क्वेश्चन कराने का मकसद कतई नहीं है। अप्रैल अटेम्प्ट आप लोगों का आने वाला है जेईई मेंस का, उसमें आप कैसे बचे हुए टाइम में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस मुझे उस पर फोकस करना था। इसलिए हम लोग ये वाला वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप समझ सको, कि उनको एनालिसिस कर सको कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किसी चैप्टर के पर्टिकुलर किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, उसका भी आप आइडिया लगा सको। तो इस करंट में हमने यही तो नोटिस किया कि अभी के जितने भी जेईई मेंस हुए हैं, खासकर अभी जनवरी अटेम्प्ट वाले में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से इन्हीं कुछ टॉपिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं टॉपिक्स की मैंने सोचा थ्योरी भी बता देता हूं, उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं। और कोई मकसद नहीं था, ऐसा मत समझिए बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं, बट जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वोल्ट मीटर्स all having different internal resistances are joined as shown in the figure. When some potential difference is applied across A and B, their readings are V1, V2 and V3. Choose the correct options. तो ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ होगा? तो यहां से यहां तक V1 ड्रॉप हो रहा है, यहां से यहां तक V2 ड्रॉप होता है, तो यहां से यहां तक टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा? V1 प्लस V2। क्या वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस देखें तो क्या इतना हुआ होगा? V3। तो क्या हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3? उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कैसे भी वोल्ट मीटर हो, आइडियल हो या रियल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर आंसर कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिविजन्स टू 5 डिविजन्स when a shunt of 24 ohm is applied, the resistance of galvanometer coil will be। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। फुल डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम, मान लीजिए 1 डिवीजन के करस्पॉन्ड जो रीडिंग थी गैल्वेनोमीटर की वो 1 एम्पियर दे रही थी। तो जब ये गैल्वेनोमीटर था उसके 25 डिविजन्स के करस्पॉन्ड फुल डिफ्लेक्शन आ रहा था। इसका मतलब इसमें 25 एम्पियर करंट गया होगा, 25 एम्पियर करंट गया होगा, तो 25 डिफ्लेक्शन पूरे शो कर दिया होगा उसने। अब उसने क्या करा, इसी गैल्वेनोमीटर को शंट लगा दिया। इसी गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसे हम शंट करना बोलते हैं ना। तो वो रेजिस्टेंस मान लो कितना लगाया उन्होंने, दे रखा है 24 ओम दे रखा है। अब इसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था या जो डिविजन्स जो गिरे या जो रीडिंग है उसको देखो, हमें पता है डिविजन्स जो गैल्वेनोमीटर की अगर हमने उसकी डायग्राम देखी होगी, जो मीटर होता है उसमें क्या होता है, ऐसे डिविजन्स बना रखे होते हैं, है ना। और हर डिवीजन के करस्पॉन्ड करंट की रीडिंग दे रखी होती है। तो जितने डिविजन्स गिरेगा मीटर, है ना, उसके हिसाब से उतनी ही रीडिंग आ जाती है। अब हमने मान लिया कि एक डिवीजन के करस्पॉन्ड 1 एम्पियर करंट था, तो 25 डिविजन्स पहले गिर रहे थे, तो इसका मतलब 25 एम्पियर इसमें करंट गया होगा। अब जैसे ही मैंने इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया 24 ओम का, तो कितने डिविजन्स वो गिर रहा है? 5 डिवीजन। इसका मतलब एक चीज के लिए श्योर हो गया कि गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में जो करंट है वो IG डैश हो गया है, क्या उसकी वैल्यू 5 एम्पियर हो चुकी होगी। अब अभी भी करंट तो यहां से कितना आ रहा था, पूरे 25 एम्पियर ही आना था, ठीक है। 25 एम्पियर में से अब इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर। तो बचा हुआ करंट क्या जो शंट लगाया था उसमें चला गया होगा, कितना, 20 एम्पियर। अब हमें पता है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो दोनों रेजिस्टेंस जो है वो किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल में जो करंट जाता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाता है। तो करंट का रेशियो देखे हैं हम लोग, IG डैश रेशियो I शंट जो है वो 5:20 मींस 1:4 है। तो IG डैश रेशियो IS, ठीक है, IG डैश रेशियो IS जो आया 1:4 आया। तो हमें पता है रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है, इसमें जो करंट का रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, तो इसमें गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा G रेशियो शंट का जो रेशियो होगा वो 4:1 हो जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस 24 ओम दे रखा है, तो इसका कितना हो जाएगा 4:1 के अकॉर्डिंग 96 ओम हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 96 ओम। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In the given circuit, the current flowing through the resistance 20 ohm is 0.3 ampere, while the ammeter reads 0.9 ampere. The value of R1. ठीक है, तो इस अमीटर की रीडिंग अपने को 0.9 एम्पियर दे रखी है, इसका मतलब 0.9 एम्पियर इस अमीटर से करंट पास किया होगा। तो ये करंट आया कहां से होगा? इस ब्रांच से आया होगा, इस ब्रांच से आया होगा, इस ब्रांच से आया होगा। इस ब्रांच में मान लो करंट I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें क्या गया? I3 गया। तो ये करंट भी तो यहीं से आया होगा। इसका मतलब यहां से I करंट 0.9 एम्पियर एंटर किया होगा, कुछ करंट इसमें गया होगा I2 जिसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 0.3 एम्पियर, और कुछ करंट इसमें गया होगा I1 जो कि नहीं पता है, और कुछ करंट इसमें गया होगा I3 जो कि अभी नहीं पता है। बट ध्यान से देखो, जो 0.9 एम्पियर यहां से एंटर किया था वो तीनों ब्रांचेस में बटा, फिर मिल मिलाकर फिर वापस से इस अमीटर वाली ब्रांच में निकल गया, तभी तो वो रीडिंग 0.9 एम्पियर दे रहा है। तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए कि हमें टोटल करंट पता है कि इन तीनों रेजिस्टर्स में टोटल करंट कितना जा रहा है, और ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में रेजिस्टर्स होते हैं, अभी इससे पहले वाली प्रॉब्लम में बताया था कि I1 रेशियो I2 रेशियो I3 जो होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगा, 1/R1 रेशियो 1/20 रेशियो 1/15 होगा। अगर इसमें 0.3 एम्पियर गया है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाता है, तो इनका जो रेजिस्टेंस का रेशियो अगर मैं देखता तो ये 4:3 था, तो इनमें करंट जो जाएगा वो रेजिस्टर्स के इनवर्स रेशियो में जाएगा। तो इसमें 0.3 गया है, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें 0.4 गया होगा, और टोटल करंट इन तीनों ब्रांचेस में 0.9 एम्पियर होना चाहिए। तो 0.3 इसमें गया, 0.4 इसमें गया, तो 0.7 हो गया। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.2 एम्पियर होगी। उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगेंगे? 0.2 into R1 should be equal to, इसकी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? रेजिस्टेंस दे रखा है 20 एंड करंट की वैल्यू दे रखी है 0.3, तो यहाँ से एक ही अननोन बचा R1, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कैलकुलेट करना आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The reading in the ideal voltmeter shown in the given circuit diagram is। अब यहां से एक चीज देखो चाहो तो आप इन सभी का इक्विवेलेंट वगैरह निकाल कर, सब कुछ करंट वगैरह निकाल कर इसकी वोल्टमीटर की रीडिंग निकाल सकते हो। जैसा कि आइडियल वोल्टमीटर दे रखा है, तो सर्किट जब सॉल्व करेंगे तो इस वोल्टमीटर को हटाकर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इस तरीके से ओपन सर्किट बना दूंगा, और इतना ही सर्किट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सर्किट सॉल्व करके फिर हम यहाँ पर और यहाँ का पोटेंशियल पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल पता लग गया, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्टमीटर के अक्रॉस होगा, वही रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर होगा। लेकिन एक चीज देखो, सारी बैटरीज आइडेंटिकल हैं, और सारी बैटरीज आइडेंटिकल है मतलब उनके ईएमएफ सभी के सेम है, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो कोई भी बैटरी ना चार्ज होना चाहिए होगी ना डिस्चार्ज होना चाहिए होगी, क्योंकि किसी को नीड ही नहीं है। ठीक है, तो मैं एक चीज के लिए डैम श्योर हूं कि केवीएल अगर मैं लगाऊं तो हर एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है, जहां पर उसका ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसका ईएमएफ E1 था, इंटर रेजिस्टेंस R1 था, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आता अगर मान लो तो वो E1 माइनस I इंटू R1 टाइप का आता। तो मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट में अगर मैं केवीएल लगाऊं तो हमें पता है हर एक बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज मान लो इसके अक्रॉस आया V1, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 V5 V5 V6 7 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। ठीक है, तो लूप लॉ से अगर मैं देखूंगा तो हर एक बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, और सारी बैटरीज सेम ऑर्डर में लगी हुई हैं और सारी बैटरीज आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब ना कोई चार्ज हो रही होगी ना डिस्चार्ज हो रही होगी, इसका मतलब कोई चाहेगा ही नहीं कि उनके पोटेंशियल उनके अक्रॉस चेंज हो। जब पोटेंशियल उनके अक्रॉस चेंज नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब वो चाहेंगे कि बैटरी में जो भी है हर एक बैटरी के अक्रॉस, क्योंकि सभी का सम क्या होना था? V1 प्लस V2, कितनी बैटरी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक? V8 तक 0 होना चाहिए। अब चाहते हैं कि ना कोई अपना पोटेंशियल बढ़ाना चाहता है ना घटाना चाहता है, कि आइडेंटिकल है, कोई किसकी क्यों सुने, वो वाली बात है। तो हमें पता है सबका सम 0 करना है, तो सब एक जैसे रहने चाहती हैं, तो क्या V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 8 सब इंडिविजुअली क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसके मतलब हर एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा होगा? 0। इसका मतलब इस बैटरी के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा होगा? 0। इसका मतलब इस वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 0। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, बट अदरवाइज अगर ऐसे आप लोग को नहीं चमका तो आप इस वोल्टमीटर को हटाइए, इन सभी का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, सर्किट को सॉल्व कीजिए, कहीं पर एक पोटेंशियल 0 मानकर, फिर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल पता कर लीजिए। जो पोटेंशियल आ गया फिर तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्टमीटर के क्रॉस होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आइडियल वोल्टमीटर दे रखा था, तो सर्किट जब भी सॉल्व करोगे तो इसको यहाँ से कट कर देना, हटा ही देना, इस तरीके से इसको क्या कर देना, यहाँ से शॉर्ट नहीं ओपन सर्किट बना देना। ठीक है, तो इतना ही सर्किट बचेगा, बाकी इतना इजी से सर्किट आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। In an ammeter, 5% of the main current passes through the galvanometer
इफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी। ठीक है, उसने बोला अमीटर में जो भी करंट जा रहा होगा उसका 5% गैल्वेनोमीटर में जाता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि 100% के हिसाब से 100 एम्पियर मान लेता हूं, मेरी मर्जी, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 एम्पियर करंट, अमीटर बनता कैसे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाते हैं, तो ये पूरा बॉक्स जो होता है वो अमीटर कहलाता है। अब अमीटर में जो भी करंट आया उसका 5% गैल्वेनोमीटर में गया, तो यहाँ पर करंट गया मान लो 100 एम्पियर अमीटर में, तो 5 एम्पियर इसमें चला गया जो कि दे रखा है, तो बचा हुआ 95 एम्पियर इसमें आया होगा। If the resistance of the galliometer is G, the resistance of ammeter will be, तो रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या इस पूरे बॉक्स का रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर जो होता G और S किसमें है, पैरेलल में, तो G इंटू S अपॉन G प्लस S होता, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर मुझे S की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा काम हो जाए। तो क्या हमें करंट पता है, तो मुझे पता है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट जाता है वो रेजिस्टर्स के इनवर्स रेशियो में जाता है, तो करंट का रेशियो 5:95 है, मींस 1:19 है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो इसका उल्टा होगा, 1/G रेशियो 1/S। तो यहां से G रेशियो S जो होगा वो 90:1 हो जाएगा, तो G/S की वैल्यू हम 90 लिख सकते हैं, तो S की वैल्यू G/90 लिख सकते हैं। वैल्यू डाल दीजिए, एक काम करो इसको H से डिवाइड कर दो, तो G/S प्लस 1 हो जाएगा, और G/S की वैल्यू कितनी हमने निकाली अभी 19 निकाली, तो ये वैल्यू 19 हो गई, 19 प्लस 1 20, तो G/20। दिस इज द रजिस्टर ऑफ अमीटर। इजी सा क्वेश्चन था, आप लोग सॉल्व कर सकते थे, G/20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A galvanometer has a resistance of 50 ohm and it allows maximum current of 5 milliampere। गैल्वेनोमीटर की ये क्या दे दी, औकात दे दी, 5 मिलीएम्पियर से अगर ज्यादा करंट आप उसमें भेजोगे तो उसके तोते उड़ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर हैज a resistance of 50 ohm and it allows maximum current of 5 milliampere। It can be converted into voltmeter to measure up to 100 volt by connecting in series a resistance of resistance। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने कैलकुलेशन सीखी थी, गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं R। ठीक है, अब उसने क्या दिया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg दे रखा है 50 ओम, R चाहिए, और इसके Ig जो है वो कितना है 5 मिली एम्पियर, तो 5 × 10⁻³ तो ये पूरा बॉक्स जो मिलकर बनता है वही तो क्या होता है, वोल्टमीटर होता है। तो वोल्टमीटर की जो रेंज है वो कितनी रखनी है, 100 वोल्ट तक रखनी है। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो क्या वो 100 वोल्ट दे रखा है, तो क्या मैं 100 वोल्ट को इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिख सकता हूँ, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्या वो 100 होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा Ig × Rg, प्लस इसके अक्रॉस कितना होगा, इसमें भी तो करंट Ig जाएगा, तो Ig × R इज इक्वल टू कितना 100 वोल्ट। Ig की वैल्यू बेटा दे रखी है 5 × 10⁻³ एम्पियर, Rg की वैल्यू दे रखी है 50, Ig की वैल्यू वही 5 × 10⁻³ इंटू R चाहिए इंटू 100। इसमें R सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा मैच हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस जो हैं काफी इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे और भी ये जेईई मेंस के करंट पर ही क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि सिंपल से सर्किट है, उनको सॉल्व करोगे इजीली आंसर आ जाएगा, तो इसमें टाइम पास कराने की जरूरत नहीं है। ये भी हम लोग, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस हमने जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हुआ था उसके सारे सॉल्यूशंस हमने अपने YouTube लाइव उस डिस्कशन में सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां पर भी ये सॉल्यूशंस जाकर देख सकते हो, बट ये इजी से क्वेश्चंस है, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बट कम टाइम में हम ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते थे, किस तरीके के टॉपिक कवर करने चाहिए, इस मकसद से ये वीडियो हमने बनाया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में काफी हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकोगे। बाय रहेगा, थैंक यू।